बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेदला के जैसा कि मैं हर व्लॉग से पहले एक गुजारिश करता होता हूँ कि पेशेंट से मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका हम एक वीडियो या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बेशुमार आँखों के जो डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनसे रिलेटेड है। पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी आंख में इंजेक्शन लगवा लें, तो पेशेंट यकदम चौंक जाता है, आंख के अंदर इंजेक्शन लगा लूँ, क्योंकि आजकल पेशेंट जो हैं सर्जरी के लिए भी इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं होते। मसलन फिर को हम बगैर इंजेक्शन के कर देते हैं, तो वो कहता है अच्छा आंख के अंदर इंजेक्शन लगेगा, तो फिर उसको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो एट द एंड मैंने सोचा कि वाई नॉट कि हम इसका एक ना व्लॉग या इसकी एक्सप्लेनेशन की एक स्टेटमेंट बना लें ताकि पेशेंट के फ़ायदे में हो जाए ये स्टेटमेंट। तो है ये कि इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसके लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। मसलन पेशेंट को कोई माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ है, यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या इस तरह की कोई और बीमारी है जो उसके पर्दे में पड़ गई है, या उसको चोट लग गई है, या उसको एज रिलेटेड चेंजेस आ गई हैं, या उसको कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिससे उसको अस्कीमिया यानी उसकी ऑक्सीजन सप्लाई उसके पर्दे को कम हो गई है। तो उससे क्या होगा कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। ये थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको हम सादा अल्फाज में बता दें। तो वेजो प्रोलिफरेटिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। लो जी, जब ये शरारती किस्म के केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो मैंने 3-4 बीमारियां गिनाई हैं उसकी वजह से, फिर क्या होता है कि ये अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं और न्यू वेसल बनने शुरू हो जाते हैं, और उनकी जगह भी ठीक नहीं होती कि जहाँ हमें वेसल चाहिए उस जगह नहीं होती, उस जगह चली जाती हैं जहाँ हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये जो वेसल्स, न्यू वेसल्स होती हैं, जो वेजेफ यानी वेजो प्रोलिफरेटिव सब्सटेंसेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और ये सब्सटेंसेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं कि पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या एज रिलेटेड चेंजेस हैं, या कोई उसको चोट लगी है, या इस तरह की और बीमारी है। तो ये इंजेक्शन जो है, ये जो शरारती किस्म के सब्सटेंसेस हैं जिनको हम वेजेफ कहते हैं, उनके अगेंस्ट हम ये केमिकल जो हैं, जो फार्माकोलॉजिकल केमिकल हैं, ये इंजेक्ट करते हैं आँख के अंदर। आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो दर्द नहीं होती, उसी तरह जिस तरह बाकी प्रोसीजर करते हैं उससे भी ये मामूली प्रोसीजर है। हम एंटीसेप्टिक्स मुहैया करते हैं और उसके बाद शीटिंग करते हैं, टॉपिकल ड्रॉप्स डालते हैं, और एक ख़ास जगह पे इस इंजेक्शन को लगा देते हैं। बहुत थोड़ी सी मिकदार होती है दवाई की, हम लगा देते हैं, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। ये इंश्योर करते हैं हम पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। अब ये है कि अगला क्वेश्चन पेशेंट पूछता है कि इनकी किस्में कितनी हैं और मुझे कौन सा लगाना है। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं। पाकिस्तान में भी 3-4 किस्म के एंटी वेजेफ मिलते हैं और अवेलेबल हैं। अब पेशेंट की अफोर्डिंग देखनी है और पेशेंट की बीमारी देखनी है कि इसको हमने कौन सा इंजेक्शन इसकी आँख में लगाना है। अगला क्वेश्चन होता है कि कितने लगाने हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि कितनी ड्यूरेशन के बाद लगाने हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कब लगाने शुरू करने हैं। तो इधर से हम शुरू करते हैं कि कब लगाने शुरू करने हैं। जब ये चेंजेस ऐसी आ जाएं कि उसकी हम ओसीटी पे थिकनेस देखते हैं, उसकी नज़र चेक करते हैं, और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, फंडस देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर कहता है, और प्रेफरेबली ओसीटी होना चाहिए, उसके बाद हम कहते हैं कि ये इसकी नज़र इतनी कम हो गई है तो इसको ये इंजेक्शन लगाना है। कितने लगाने हैं ये कोई पता नहीं है। हम साथ साथ उसको चेक करते जाएंगे, उसकी नज़र चेक करेंगे, ओसीटी करेंगे, और उसकी फंडस देखेंगे, और उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उससे फैसला करेंगे कि कितने लगाने हैं। कितनी ड्यूरेशन है? हर महीने के बाद एक इंजेक्शन लगना है। कितने लगने हैं कोई पता नहीं। जैसे मैंने बताया पहले, हम उसको देखते जाएंगे, देखेंगे उसकी ज़रूरत कितनी है, उसके हिसाब से हम उसको लगाएंगे। अच्छा, हर महीने लगना है? यस। ये है कि अगर वो उसकी डिजीज़ कंट्रोल हो जाए तो हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जो हर महीने लगा रहे थे, हम 3 महीने बाद लगाना शुरू कर दें। 1-2 दवाइयाँ ऐसी भी आई हैं कि वो हर महीने लगाने की बजाय वो तीसरे महीने के बाद भी लगाई जा सकती हैं। अच्छा, कितनी किस्म के हैं ये मैंने लिखे हैं, थोड़े से मुश्किल नाम है। एफ्लिबासेप्ट एलिया के नाम से आती है, बेवासिजोमाइड एवेस्टिन के नाम से आती है। ये सस्ती तरीन दवाई है,
ये इसका इंजेक्शन जो बेवासीजोमाइड एवास्टेन। देन है ब्रोलीसीजोमाइड, वीवो के नाम से इसकी जो है ट्रेड नेम वीवो के नाम से आती है। फिर है रेनिबिजोमाइड, लुसेंटिस इसमें साल्ट होता है और पटिजरा के नाम से ये आती है। देन है पेप्टाडिनिब, ये वोट्रिएंट के नाम से आती है, इसका ट्रेड नेम है। देन है फेरिसमैब, वेबीसोमो के नाम से आती है, इसका ट्रेड नाम ये है। फिर सोराफेनेब नेक्सोवर, ये अभी आने वाली है, ये अभी इसकी मार्केटिंग नहीं हुई लेकिन ये FDA अप्रूव्ड हो गई है। यानी कोई 7 किस्म के ये इंजेक्शंस हैं। तो ये यानी चंद हज़ार से लेके तो लाख और 1.5 लाख और 2 लाख तक एक इंजेक्शन है। कितनी तादाद है, जैसे मैंने बताया 3, 4, 5, 6 कंडीशन के मुताबिक काफ़ी सारे लगाए जा सकते हैं। तकलीफ़ का मैंने बताया कि कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती। मैंने ये भी बता दिया कि कितने लगाने हैं और किस में भी बता दी कि ये कितने। सब में थोड़ी सी दवाई होती है, और फ़ौरन लग जाती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा, नज़र कितनी बढ़ती है? 30% पेशेंट में 1, 2, 4 लाइनें या चंद अल्फाज स्नेलन चार्ट के इम्प्रूव हो जाते हैं और OCT थिकनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और दवाई भी है जिसको हम कैनाकार्ड कहते हैं, ये भी बाज़ का लगाते हैं लेकिन इसके थोड़े से साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। अगर ये इंट्राविट्रियल की बजाय ज़रा दूसरी जगह पे सुप्राकोराइडल लग जाए तो इसके रिजल्ट भी हैं। इस पे भी किसी दिन हम अलग से बात करेंगे कि ये लगानी है या इनमें से कोई लगानी है, इनमें कुछ डिफरेंस है। अच्छा, दवाई इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हो सकता है? पेशेंट को रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है। अगर मामूली पेन है तो टॉलरेबल है। अगर ज़्यादा पेन हो जाए और नज़र ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर पेशेंट को कोई फ्लोटर हो जाए, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह का हो जाए तो वो खैर है। बाज़ का तो उसमें एयर भी होती है, वो थोड़ी सी डोज भी लगती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्राओकुलर प्रेशर यानी आँख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं बढ़ता क्योंकि डोज बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन उसको ख्याल रखना चाहिए। कितनी देर पट्टी करनी है? 2 से 3 घंटे उसको पट्टी करनी है। पट्टी उतारने के बाद पेशेंट अपने रूटीन के काम कर सकता है, टीवी देख सकता है, चल सकता है, सैर कर सकता है। हाँ, अलबत्ता हफ्ता 2 हफ्ते डालने वाली दवाई और 2-3 दिन एंटीबायोटिक ओरल या सिस्टमिक जो डोज होती है वो दे देनी चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि इसका और कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, एंडोथर्माइटिस भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, अगर पेशेंट की नज़र कम होना शुरू हो जाए और पेन हो तो वो भी हो सकती है। चंद पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जैसे ये कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। अच्छा, अब ये जो इंजेक्शन लगते हैं पेशेंट आजकल एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हम डाल लें और टीका ना लगाना पड़े। हम उसे कहते हैं यार टीका का मसला तो कोई नहीं, वो कहते हैं चले। तो इस पे दुनिया में काम हो रहा है। सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स नाम से कुछ व्हीकल बन गए हैं जिसमें टॉपिकल दवाई डाली जाती है और वो उसी तरह का असर करती है जिस तरह का ये इंजेक्टेबल दवाइयाँ करती हैं। इस पर काफ़ी सारा काम हो रहा है। अभी पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। तो अब देखना है कि पेशेंट आपका किन बीमारियों के लिए ये टीका लगवाता है। जैसे मैंने कहा कि उसको एज रिलेटेड चेंजेस हैं, उसको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होगी तो उनके लिए लगाना है। उसके बाद क्या करना है? टीकों के बाद सर्जन डिसाइड करता है कि आप इसको लेज़र लगानी है। और बाज़ दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि सर्जरी भी करनी पड़ती है पर्दे की, जिसको हम PPV कहते हैं, यानी खींचे पड़ जाएं तो इस किस्म के मसाइल हो जाए तो वो सर्जरी करनी पड़ती है और उसके साथ लेज़र भी लगानी पड़ती है और 1 दिन पहले इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। तो ये इंजेक्शन लगाना ना कोई मुश्किल है ना कोई हवा है। तो ये जिनको ज़रूरत है इन बीमारियों के लिए उनको आराम से लगवा लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो मैयर्स हैं, एंटीसेप्टिक मैयर्स, वो सारी करनी चाहिए और काम से उन चीज़ों से रूटीन की कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो हम इसका जवाब दे देंगे। अगले व्लॉग में हम इससे नेक्स्ट बताएंगे कि कैनाकार्ड सुप्राकोराइडल किस तरह लगाया जाता है और उसके और इसमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम।